1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के दौरान पूरे पश्चिमी यूरोप में एक भयंकर तूफान आता है जिससे बार बार बिजली गुल हो रही थी। हालात काफी खराब थे, लेकिन स्पेन का एक लड़का निको लासार्ते इस मौसम का मजा ले रहा था। वह गिटार बजाते हुए खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसे कुछ चीखें सुनाई देती हैं। खिड़की से देखने पर निको को अपना पड़ोसी एंजेल प्रीटो अपनी पत्नी से लड़ता दिखता है। उसे डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वह धीरे धीरे उनके घर तक जाता है और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसे एंजेल की पत्नी फर्श पर मरी हुई मिलती है। ये देखकर निको बुरी तरह डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी एंजेल हाथ में चाकू लिए वहां पहुंचता है, जैसे वह निको को भी मारना चाहता हो। निको डर कर घर से बाहर भागता है, लेकिन मदद के लिए पुकारने से पहले ही एक कार उसे टक्कर मार देती है। अगले दिन पुलिस एंजेल को हत्या के आरोप में पकड़ लेती है, जबकि अस्पताल में निको को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद कहानी 2014 में पहुंचती है, जब यूरोप में फिर वैसा ही तूफान आता है। वेरा रॉय और डेविड ऑटिज ने निको के पुराने घर को ठीक करवाकर उसमें रहना शुरू किया है। उनकी 2 साल की बेटी ग्लोरिया है। वेरा नर्स है, जबकि डेविड बैंक में काम करता है और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। फिर भी वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक शाम दोनों स्टोर रूम साफ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें निको का पुराना टीवी और कैमरा मिलता है। साथ में कुछ टेप भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। डेविड पुराने सामान को जोड़कर देखता है और हैरानी की बात है कि सब चलने लगता है। ज्यादातर टेप में निको गिटार बजाते और अपनी माँ के साथ वक्त बिताते नजर आता है। तभी अचानक टीवी पर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने की लाइव खबर चलने लगती है। यही खबर उस वक्त निको और उसकी माँ ने भी टीवी पर देखी थी। अगले दिन दोनों अपने पड़ोसी एटोर और उसकी माँ क्लारा को खाने पर बुलाते हैं। वेरा उन्हें बताती है कि उनका टीवी अचानक 1989 की खबर दिखाने लगा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बात बदलने के लिए डेविड टेप में दिख रहे लड़के का जिक्र करता है। एटोर उसे तुरंत पहचान लेता है और बताता है कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त निको था, जिसकी 1989 में मौत हो गई थी। फिर एटोर पूरी घटना बताता है कि निको ने अपने पड़ोसी को हत्या करते देखा था और भागते वक्त उसकी मौत हो गई। ये सुनकर क्लारा पूरे समय घबराई हुई रहती है। साफ था कि वह कुछ छिपा रही थी। मेहमानों के जाने के बाद डेविड निको के बारे में पता लगाता है। उसे एक अखबार में पता चलता है कि एंजेल ने जेल जाने के सिर्फ 3 महीने बाद आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने कबूल किया था कि वह अपनी पत्नी की लाश अपने वर्कशॉप में दफनाने वाला था। उसी रात मौसम और खराब हो जाता है और जोरदार गरज होने लगती है। सो रही वेरा अचानक लिविंग रूम से आई आवाज सुनकर जाग जाती है। डरते हुए वह वहां पहुंचती है और देखती है कि पुराना टीवी फिर वहीं 1989 वाली खबर दिखा रहा है। वेरा टीवी बंद करने की कोशिश करती है, तभी स्क्रीन पर निको गिटार के साथ दिखाई देता है। यही वह पल था जब निको पहली बार खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वेरा समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वह डेविड को बुलाने के लिए मुड़ती है, तभी टीवी के दूसरी तरफ मौजूद निको भी उसे देख लेता है। वह भी हैरान रह जाता है कि उसके कैमरे के अंदर कोई और मौजूद है। फिर भी निको वेरा को हेलो कहता है और पूछता है कि क्या वह उसकी आवाज सुन सकती है। डरी हुई वेरा हाँ कहती है और दोनों बात करने लगते हैं। निको पूछता है, क्या तुम्हें मेरा गिटार बजाना पसंद है? वेरा कहती है नहीं। शुरुआत में वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह 2014 से बात कर रही है, लेकिन निको इसे मजाक समझता है। तभी निको अपने पड़ोसी मिस्टर एंजेल को अपनी पत्नी से झगड़ते सुनता है। एटोर से पूरी कहानी सुन चुकी वेरा जानती है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वह निको से घर से बाहर न जाने की गुहार करती है। वह ये भी बताती है कि अगर वह मिस्टर एंजेल के घर गया तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन चेतावनी के बाद भी निको घर से निकल जाता है और आखिरकार हत्या का पता लगा लेता है। हालांकि वेरा की वजह से वह कुछ देर रुक गया था, इसलिए इस बार वह कार की चपेट में नहीं आता और उसकी जान बच जाती है। अब वह आगे की जिंदगी जी सकता था, भले ही संगीत की दुनिया में बार बार नाकाम होता रहे। दूसरी ओर उलझी हुई वेरा सब कुछ भूलकर सोने चली जाती है। उसे उम्मीद होती है कि जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि निको से हुई यह अजीब मुलाकात सिर्फ एक भयानक शुरुआत थी। अगली सुबह हैरानी की बात यह होती है कि वेरा की आंख अस्पताल में खुलती है। उसे याद ही नहीं होता कि वह वहां कैसे पहुंची। तभी उसकी एक साथी उसके पास आती है और कहती है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वेरा सोचती है कि शायद थकान के कारण वह सो गई थी और ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे कुछ बदला हुआ नजर आता है। मुख्य डॉक्टर नर्स की तरह काम कर रहा होता है और कमरे का पूरा स्टाफ वेरा को डॉक्टर कहकर बुलाता है। वेरा बार बार कहती है कि वह सिर्फ नर्स है, लेकिन सब इसे उसका मजाक समझते हैं। इससे वेरा को लगता है कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है। वह खुद को शांत करने के लिए वहां से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वह अपनी बेटी ग्लोरिया को लेने उसके स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां के सभी बच्चे कहते हैं कि ग्लोरिया नाम की कोई बच्ची उनकी दोस्त ही नहीं है। डर कर वेरा अपने पति डेविड के ऑफिस पहुंचती है और उसे बेटी के गायब होने की बात बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब कोई रास्ता
रास्ता न बचने पर वह पुलिस स्टेशन जाती है और मदद मांगती है। एक युवा अफसर उसका केस लेता है और कई सवाल पूछता है। वेरा उसे अब तक हुई सारी बातें बताती है, जिसमें वह अजीब टीवी भी शामिल है। लेकिन अफसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे वेरा की मानसिक हालत पर शक होने लगता है। वह वेरा के रिकॉर्ड भी देखता है और बताता है कि उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी कोई बेटी भी नहीं है। मदद करने के बजाय वह उसे तुरंत मेडिकल जांच कराने की सलाह देता है। इसके बाद वेरा उसी अस्पताल जाती है जहां वह काम करती है और अपना MRI करवाती है। अच्छी बात यह होती है कि रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आती है और पता चलता है कि उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं है। जांच के बाद वह अपने ऑफिस जाती है और वहां कई सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां देखती है जिन पर डॉक्टर वेरा रॉय लिखा होता है। तभी वेरा समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अब उसे अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। ऐसा जीवन तो कई माता पिता खुशी से चुन ले। बिना वक्त गंवाए वह अपने घर जाती है और पीछे के दरवाजे से अंदर घुसती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा घर बदला हुआ था। घबराई वेरा इंटरनेट पर निको लासार्ते का नाम खोजती है। उसे पता चलता है कि एक लेखक ने निको को मुख्य किरदार बनाकर एक किताब लिखी है। ये किताब शायद समय यात्रा पर आधारित थी। वेरा इसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एक औरत उसके पास आती है। वह बताती है कि ये घर उसी का है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहां पहुंचता है, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है। वेरा ये जानकर हैरान रह जाती है कि जिस इंसान से वह प्यार करती है वह असल में किसी दूसरी औरत का पति है। तभी बाहर पुलिस पहुंच जाती है, इसलिए वेरा वहां से भागने लगती है। इस हंगामे से कुछ पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं, जिनमें 1989 का हत्यारा एंजेल भी शामिल होता है। इस टाइमलाइन में उसे कभी पकड़ा ही नहीं गया था और उसकी नई पत्नी कोई और नहीं बल्कि एटोर की मां क्लारा होती है। उधर 1989 में निको भी उलझन में है। भविष्य की एक औरत से मिलने के बाद वह उससे दोबारा बात करने की उम्मीद में पूरा दिन वीडियो रिकॉर्डर के पास बैठा रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। शाम को वह उठता है और धीरे धीरे एंजेल के घर की तरफ जाता है ताकि पता लगा सके कि जो हुआ था वह सपना था या नहीं। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसे एंजेल की पत्नी की लाश बाथटब में मिलती है। कुछ देर बाद निको घर के अंदर सुराग तलाशने लगता है। उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर मरी हुई औरत का नाम लिखा होता है, लेकिन फोटो क्लारा की होती है। अब उसे समझ आता है कि एंजेल और क्लारा रिश्ते में है। क्लारा अपनी पहचान छिपाने के लिए एंजेल की मरी हुई पत्नी का पासपोर्ट इस्तेमाल करके दूसरे देश जाने वाली है। अगर वह ऐसा कर लेती तो हत्या का राज कभी सामने नहीं आता, लेकिन छोटा निको ऐसा नहीं होने देना चाहता। वह पासपोर्ट लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी एंजेल घर में आ जाता है। निको तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वहां से उसे बाथटब साफ दिखाई देता है, इसलिए उसे मजबूरी में एंजेल को अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े करते देखना पड़ता है। कुछ देर बाद हत्यारे को किसी का फोन आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर निको वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर वर्तमान में वेरा अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त एटोर से मिलकर मदद मांगती है, लेकिन वह भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब वेरा उसे उसकी निजी बातें बताने लगती है और यह भी बताती है कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। ये 2011 की बात थी। दोनों एक मेट्रो में मिले थे और कई हफ्तों तक लगातार मिलते रहे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई और फिर रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन एटोर ने उसे अपने दोस्त डेविड से मिलवाया। वेरा पहली नजर में ही डेविड पर फिदा हो गई और उसे लगा कि वही उसके लिए सही इंसान है। इसके बाद दोनों डेट करने लगे और शादी भी कर ली। ये सुनकर एटोर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब भी वेरा की एक भी बात सच नहीं लगती। वह उसे पागल कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वही पुलिस अफसर वेरा को ढूंढ लेता है और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा जाने से मना कर देती है। इसके बजाय वह निको लासार्ते का पता जानना चाहती है। अफसर ये नाम सुनते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि उसने निको पर लिखी किताब पढ़ी थी। इसलिए दोनों लेखक से मिलने का फैसला करते हैं। उसी दिन वे लेखक के पास पहुंचकर किताब के बारे में पूछते हैं। महिला बताती है कि उसने अभी अभी किताब छापी है और इसकी पूरी कहानी का विचार उसे निको की मां से मिला था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह खुद निको से मिली है तो वह कहती है कि नहीं। इसी बीच वेरा बताती है कि वह वही टाइम ट्रैवलर है जिसका जिक्र निको ने किया था। उस भयंकर तूफान के दौरान दोनों की टाइमलाइन आपस में जुड़ गई थी, लेकिन लेखक इसे मजाक समझती है और आगे कोई जानकारी देने से मना कर देती है। अब वेरा अफसर से पुलिस रिकॉर्ड में निको का पता खोजने की विनती करती है। अफसर कहता है कि बिना ठोस वजह के वह ऐसा नहीं कर सकता। तभी वेरा को याद आता है कि एंजेल अपनी पत्नी की लाश अपने वर्कशॉप में दफनाने वाला था। वह ये बात अफसर को बताती है और इसके बाद वहां तलाशी शुरू होती है। हैरानी की बात है कि वेरा की बात सच निकलती है और वहां से किसी के कंकाल के अवशेष मिलते हैं। इससे अफसर को यकीन होने लगता है कि वेरा सच कह रही है। वह उसे निको लासार्ते का पता एक कागज पर लिखकर देता है और वहां से चला जाता है। बाद में वेरा उस पते पर पहुंचती है जो एक होटल का होता है। अंदर उसे निको तो नहीं मिलता, लेकिन वहां डेविड दिखाई देता है जो एक औरत के साथ रोमांस कर रहा होता है। यानी डेविड इस टाइमलाइन में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। वेरा यह जानकर टूट जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि असली टाइमलाइन में भी डेविड उसे धोखा दे रहा था। एक बार उसे डेविड के पास इसी होटल की माचिस भी मिली थी। एक डेविड हमेशा डेविड ही रहता है, समझ रहे हैं ना। अपनी भावनाओं को किनारे रखकर वेरा अब कुछ करने का फैसला करती है। डेविड बैंक में काम करता है, इसलिए उसके पास कई लोगों की जानकारी जरूर होगी। वेरा उसे धमकी देती है कि अगर उसने निको की जानकारी नहीं निकाली तो वह उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। ठीक
ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद अपनी प्रेमिका के सामने अपना राज खोल दिया था। मजबूर होकर डेविड उसकी मदद करता है और आखिरकार निको लासार्ते का पता लगा लेता है। दूसरी ओर कंकाल मिलने के बाद एंजेल और उसकी नई पत्नी क्लारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को पूछताछ के कमरे में लाया जाता है, जहां वही अफसर उनसे सवाल करने पहुंचता है। इसके बाद कहानी 1989 में लौटती है। उस रात एंजेल क्लारा के साथ था, तभी उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। गुस्से में वह चाकू उठाकर क्लारा पर वार करने लगती है। वह क्लारा को मारने ही वाली होती है कि एंजेल बीच में आ जाता है और चाकू गलती से उसकी पत्नी के पेट में घुस जाता है। इसके बाद वह उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में अफसर एंजेल से पूछता है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा, लेकिन एंजेल कोई जवाब नहीं देता। तभी अफसर एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि घटना के तुरंत बाद निको पुलिस स्टेशन गया था और उसने सब कुछ बताया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बता रहे थे। एंजेल की पत्नी उस वक्त असल में पेरिस में थी और उसकी फ्लाइट की जानकारी भी सही पाई गई थी, इसलिए निको को पागल समझ लिया गया और उसकी माँ उसे शहर से दूर ले गई। उस दिन के बाद निको अपनी पूरी जिंदगी इसी उलझन में जीता रहा, लेकिन उसे पता था कि कुछ साल बाद उसकी मुलाकात भविष्य की उस औरत से जरूर होगी, इसलिए निको उसका इंतजार करता रहा। इसके बाद हमें उसका बचपन से बड़ा होने तक का सफर दिखाया जाता है। 22 साल गुजर जाते हैं और बड़ा हुआ निको कोई और नहीं बल्कि वही अफसर निकलता है। एक दिन उसे मेट्रो में वेरा दिखाई देती है और वह उसके पास जाता है। उधर वेरा निको के पते पर पहुंचकर आखिर उसे ढूंढ लेती है। वह ये जानकर हैरान रह जाती है कि निको वही अफसर है जिससे वह अब तक मदद लेती आई थी। तभी तूफान फिर लौट आता है। निको बताता है कि वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी हालत पहले से ही उलझी हुई थी, इसलिए उसने सीधे सच बताने के बजाय धीरे धीरे ऐसे सुराग दिए जो आखिर उसे निको तक ले आए। निको आगे बताता है कि मेट्रो में मिलने के बाद दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर एक दूसरे के करीब आए और डेट करने लगे। आखिर में दोनों ने शादी कर ली और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लगता है वेरा को आखिर उसका बचपन का गिटार बजाना पसंद आ ही गया था। निको हमेशा उस तूफानी रात के बारे में वेरा से पूछना चाहता था जब दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन वह अपने रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने यह सच अपने तक ही रखा। यह सब सुनकर वेरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह इस टाइमलाइन में नहीं रहना चाहती। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब हमें पता चलता है कि असली 2014 वाली टाइमलाइन कैसे बदली थी। जब वेरा ने 1989 के निको को देखा और उसकी जान बचाई, तभी से घटनाओं की पूरी कड़ी बदल गई। निको जिंदा रहा और भविष्य की उस टाइम ट्रैवलर को खोजने में लग गया। 22 साल बाद आखिर उसने वेरा को ढूंढ लिया और दोनों के बीच प्यार हो गया। इसी वजह से वेरा की मुलाकात एटोर या उसके दोस्त डेविड से कभी नहीं हुई, यानी उसकी शादी भी नहीं हुई और ग्लोरिया भी पैदा नहीं हुई। ये सब समझकर वेरा निको से अपनी पुरानी टाइमलाइन में वापस भेजने की गुहार करती है, लेकिन निको उसे जाने नहीं देना चाहता। आखिर कोई रास्ता न बचने पर वेरा एक बड़ा कदम उठाती है। उसे वापस लाने के लिए निको भी मजबूर हो जाता है। वह तुरंत अपने पुराने घर में घुसता है और वहां से पुराना टीवी और वीडियो कैमरा निकाल लाता है। बाहर तूफान फिर तेज हो रहा होता है। निको दोनों उपकरण जोड़ता है और उसे दूसरी तरफ अपना 1989 वाला रूप दिखाई देता है। वह छोटे निको को पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। अगले सीन में वेरा अपने घर में होश में आती है। वह घबराई और उलझी हुई होती है, लेकिन जैसे ही पलटती है डेविड को अपने पास देखकर राहत की सांस लेती है। फिर वह दूसरे कमरे में भागती है और अपनी बेटी ग्लोरिया से मिल जाती है। पता चलता है कि दूसरी टाइमलाइन में निको ने सब ठीक कर दिया था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का प्यार उसके पास वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी उसकी खुशी थी। फिल्म के अंत में वेरा पुलिस को फिर बताती है कि एंजेल ने अपनी पत्नी की लाश कहां छिपाई थी। जब पुलिस उस जगह की जांच कर रही होती है, तभी वेरा की नजर निको पर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि निको अब उसे पहचानता ही नहीं और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।